है, spin relaxation coupling, spin lattice relaxation. देखिए, in this relaxation the basic thing is that excited spin, the spin which has getted excited after absorbing microwave radiation in electron spin case and radio wave radiation in case of nucleus. ठीक है, जो जिस न्यूक्लियस का I0 है, I नॉन जीरो है, उसके लिए ये रेडिएशन होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी का, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका स्पिन नॉन जीरो है या अनपेयर्ड स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस सिस्टम के लिए ये जो h न्यू है ये होगा माइक्रोवेव रीजन का वेक्टर. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुका. ठीक है, अब क्या होगा कि जब वापस इसको अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, देन इट विल लूज दिस एक्सेस एनर्जी. और ये जो एक्सेस एनर्जी है, व्हेन स्पिन इंटरेक्ट्स विद लैटिस टू लूज इट्स excess energy to come back to ground state in order to maintain equilibrium or to maintain Maxwell-Boltzmann distribution. ठीक है, spin interacts with lattice to lose its excess energy to come back to its ground state in order to maintain equilibrium or to maintain Maxwell-Boltzmann condition. And what this condition is? This condition is it has population N1, it has population N2, it has energy E2, and this level has energy E1. Then Maxwell-Boltzmann distribution says N1 by N2 is equal to exponential h nu over kBT, where kB is Boltzmann constant. ठीक है, तो अब ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के अंदर होता क्या है. जो स्पिन है वो अपनी एक्सेस एनर्जी लूज कर देता है. ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, दिस बुक हैज डिफाइंड अ बेसिक डेफिनेशन फॉर द स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम. अब ये तो प्रोसेस है कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या है. अब हम उस टाइम के बारे में बात करेंगे जितने टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इस एक्साइटेड एनर्जी को, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो उसने एनर्जी गेट करी थी, उस एनर्जी को लूज करके ये वापस से ग्राउंड स्टेट में कम बैक कर जाता है. तो अब इस टाइम को अगर हमें एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है तो हम इसको किस तरीके से मेजर करेंगे, ये बात अभी हमें पता करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते हैं बेटा, तो तब तक जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सो दैट जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे पास वो क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगता, पूरे सिस्टम के स्पिन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है, जीरो आता है. लेकिन जब उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से there is a specific orientation of the spins along the B and
anti-parallel to the B, that is parallel to the external static magnetic field and anti-parallel to the static magnetic field. Due to it, what happens? Due to which happens that some electrons come to the ground state, which has population density n1, and some electrons go to the excited state which has population density n2. ठीक है, और इस बात को हम कैसे कहते हैं कि ये कंडीशन कब आई? जब आपने बी अप्लाई किया। इसका मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं which has ms is equal to 1/2, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं which has ms is equal to -1/2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दिस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन satisfies this equilibrium condition where n1 is greater than n2। पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट लेवल क्या है? n2 लेस देन n1, और आप क्या कह सकते हैं n1 ग्रेटर देन n2 है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ऐसा हो गया, B लगा दिया, there is a distribution of electron spin in different levels, that is in ground state and excited state, such that there is a overall net magnetization in the direction of applied magnetic field B। अब इसी चीज को आप मैग्नेटाइजेशन के रूप में कैसे कह रहे हो कि कुछ स्पिन्स थे जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चले गए और कुछ स्पिन थे जो एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो n1 लेवल है उसका पॉपुलेशन जो n1 है दैट इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये पॉपुलेशन डिफरेंस है ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है, और इसी पॉपुलेशन डिफरेंस की वजह से ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई है, और यही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, यानी कि इसी की वजह से हमारे पास क्या है? नेट मैग्नेटाइजेशन है। देयर इज अ डिफरेंस इन n1 एंड n2। n1 का स्पिन ओरिएंटेशन अलग है, n2 का स्पिन ओरिएंटेशन अलग है। अगर दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग सेम हो जाती है तो n1 इज इक्वल टू n2, अप स्पिन इज इक्वल टू डाउन स्पिन, तो नेट मैग्नेटाइजेशन उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। कि जितना अपवर्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन है उतना अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटाइजेशन हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या कहती है कि जब आपने ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन को आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी इस सिचुएशन को हम और स्पिन्स वगैरह ड्रा करके करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ठीक है, तो देखिए जो अभी मैंने बोला इसी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ there is no magnetic field, all the spins are randomly oriented, B 0 है। स्पिन्स क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन के अंदर। When we apply magnetic field, then what happens? Along the magnetic field direction, there comes a net magnetization. There comes a net magnetization. अगर ये B जो है Z डायरेक्शन के अलोंग है, that is B VZ कैप है, तो इसको हम MZ कह देते हैं। That is MZ is the magnetization along the magnetic field direction, that is BZ Z कैप। ठीक है, या इसको M कह दीजिए आप, जो भी आप सुटेबल लगे आपको। तो ये कंडीशन कौन सी है बेटा? ये कंडीशन वो वाली है जहाँ पे अभी हमने ये डायग्राम बनाया था कि एक n1 आ गया, एक n2 आ गया, n1 इज ग्रेटर देन n2 है। अब जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी दोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कहता है? इसके बाद ये कहता है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अब फिर से हमने क्या किया? B को 0 कर दिया। B को अगर हम 0 कर देते हैं तो फिर से हमारी कौन सी स्टेट आ जाती है? रैंडम ओरिएंटेशन वाली स्टेट आ जाती है, यही वाली स्टेट आ जाती है फिर से। ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम में थे, हमने B को 0 किया, फिर से हम इक्विलिब्रियम से दूर चले गए, रैंडम ओरिएंटेशन पे आ गए। तो अब कहता है जब इस डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम से वापस से हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाते हैं, यानी कि वापस से हम B को क्या करते हैं? नॉन जीरो करते हैं बेटा। तो अभी यहाँ पे देखो मैग्नेटाइजेशन बिल्डअप हुआ, फिर मैग्नेटाइजेशन डी के हो गई। ठीक है, तो अब एक बार इसको इक्विलिब्रियम से हमने डिस्टर्ब किया, फिर हमने इसको वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ
लेके जाना है, यानी कि वापस से हमें इसमें एक नेट मैग्नेटाइजेशन डेवलप करना है। तो फिर से हमने स्टैटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज बी को हमने नॉन जीरो किया। तो अब ये कहता है कि इस डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब तुम वापस से बी लगाओगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, जब अपना ये नेट मैग्नेटाइजेशन mz आ जाता है, किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ इस पोजीशन से जिसमें नेट मैग्नेटाइजेशन 0 है, और उस पोजीशन को अचीव करने में, उस स्टेट को अचीव करने पे जहां पे जो ये नेट मैग्नेटाइजेशन है ये 0 से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा, अपनी सैचुरेशन वैल्यू mz तक पहुंच जाएगा। और mz क्या है, net magnetization in the direction of the external applied magnetic field B। तो डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम स्टेट से जो ये रैंडम ओरिएंटेशन है, इनकी जब वापस से रीओरिएंटेशन होती है एंड बी गेट अ नेट मैग्नेटाइजेशन mz इन डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में जो टाइम लगता है बेटा, वो टाइम को हम क्या कह रहे हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम हम कह रहे हैं। This is our spin relaxation time. This is a definition from the experimental observation. जो ये definition है ये experimental observation से की गई है। और अब देखिए कि यहाँ पे हम कौन सा मैग्नेटाइजेशन देख रहे हैं, हम उस मैग्नेटाइजेशन के बिल्डअप की बात कर रहे हैं जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम की ड्यूरेशन में जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है, दैट मैग्नेटाइजेशन इज along the direction of the external applied magnetic field, that is static magnetic field B। और इसीलिए ये spin lattice relaxation time को क्या कहा जाता है बच्चे, longitudinal time आपके पास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। ये तो बेसिक है, मतलब ये वो है जो इसके अंदर होता है। देखिए अब क्या होगा कि ये नेट मैग्नेटाइजेशन आ गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ कहाँ चले गए, ग्राउंड स्टेट में चले गए, और कुछ कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब मान लीजिए आप क्या लगा रहे हो, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर रहे हो। तो बेटा एक बात सोचने वाली है कि आपके पास ये कंडीशन, ठीक है, कि कुछ तो है इधर और कुछ है इस एक्साइटेड स्टेट में। तो जब आप क्या अप्लाई कर रहे हो, जब आप अप्लाई कर रहे हो क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वो किधर जा रहे हैं, वो इधर जाते जा रहे हैं, वो इधर जाते जा रहे हैं। और मुझे कौन सी सिचुएशन मेंटेन रखनी है, मुझे यही वाली, मुझे स्टार्टिंग वाली सिचुएशन ही मेंटेन रखनी है कि भले ये इधर जा रहे हैं लेकिन ये वापस से डीके होके किधर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कि इधर गए वापस से डीके होके आ गए, फिर से यही वाली कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन यही तो है आपकी, दैट n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n2। और इसका मतलब क्या हुआ, और ये कंडीशन आपकी कौन सी है, ये कंडीशन आपकी ये नेट मैग्नेटाइजेशन वाली कंडीशन है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है तो आप क्या चाहते हो कि आप रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो, भले इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम बना रहे। इक्विलिब्रियम बना रहे मतलब n1 ग्रेटर देन n2 बना रहे, और वो कब बना रहेगा, जब जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर गया है वो समहाउ नीचे आएगा। तो हम हमेशा क्या चाह रहे हैं कि ये नेट मैग्नेटाइजेशन mz बनी रहे, और अगर ये बनी रहेगी तो हमें क्या मिलता रहेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता रहेगा, चाहे वो ESR का हो चाहे वो NMR का हो। तो अब ये कहता है कि इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपके जो भी स्पिन एक्साइटेड होके गए हैं वो वापस से डीके होके किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो अब ये इसी को एक्सपेरिमेंटल तरीके में मेजरमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहा है कि एक नेट मैग्नेटाइजेशन हमारे पास है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, देखो अब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम को आप कैसे मेजर करोगे, ये इसने इनडायरेक्टली उल्टा तरीके से मेजर किया हुआ है। बेसिकली तो आप क्या कहोगे कि ये वो टाइम है
जब आपका ये स्पिन एनर्जी लूज करके किधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। आप ये कहोगे लैटिस को एनर्जी करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम हो गया, क्योंकि इतने टाइम में उसने लूज कर दिया। या इसी कंडीशन को मैं इनडायरेक्टली कैसे कह सकती हूँ कि एक नेट मैग्नेटाइजेशन आया, बी मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब मुझे वो नेट मैग्नेटाइजेशन बनाए रखना है, चाहे एब्जॉर्प्शन जो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो भले एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, मुझे ये नेट मैग्नेटाइजेशन की कंडीशन बनाए रखनी है, ठीक है। तो अब इसने इसको इस तरीके से बोल दिया। देखिए दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, या तो यहाँ पे जो गए हैं वो इधर आते रहे, वो अगर इधर आते रहेंगे तो नेट मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा। तो इसने क्या किया कि जो नेट मैग्नेटाइजेशन के आने का टाइम है उसी को इसने क्या कह दिया कि रिलैक्सेशन टाइम है। कि मान लो अगर एक डिस्टर्ब्ड स्टेट से हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे जा रहे हैं और वही स्टेट है, ठीक है, उसी स्टेट की वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन चलता आ रहा है, हमें वही स्टेट मेंटेन रखना है। तो इसका मतलब उस स्टेट को बनने में जो टाइम लग रहा है, एब्जॉर्प्शन चल रहा है लेकिन फिर भी वो स्टेट बनी हुई है, इसका मतलब समहाउ स्टेट में से डिके हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन के बिल्डअप होने का टाइम है वही टाइम आपका क्या है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन का टाइम है। अब देखिए जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा वैसे वैसे आपका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब आपका एब्जॉर्प्शन हुआ तो स्पिन इधर से इधर जाने लगेगी, इधर से इधर जाने लगेगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस केस में नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ रहे हो ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन चाहिए है, तभी तो आपका एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा। तो अब आप जो इधर गए हुए हैं आप उनको नीचे लाना शुरू करोगे। तो जब आप उनको नीचे लेके आना शुरू करोगे तो आप ये कहोगे कि फिर से हम किधर जा रहे हैं, नेट मैग्नेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए जब आपका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो मान लीजिए इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। समझ रहे हैं, आपको कंडीशन क्या चाहिए, n2 लेस देन n1 चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, इनको इधर डीके करोगे, इनको इधर वापस से स्टेट में लेके आओगे। जैसे ये तीनों इस स्टेट में डीके हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, n1 ग्रेटर देन n2 हो जाएगा आपका। ये तीनों इधर आते ही ये n1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा आपका। और ये होते ही आपका क्या हो गया, नेट मैग्नेटाइजेशन फिर से बिल्डअप हो गया। तो इनडायरेक्टली कहा गया है कि जो नेट मैग्नेटाइजेशन के बिल्डअप होने का टाइम है along the direction of the external magnetic field, वही टाइम को अगर आप मेजर करते हो तो वो टाइम आपका क्या कहलाता है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, फिर आगे ये कहता है कि जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एक्साइटेड स्टेट जो है वो किससे इंटरेक्ट करता है, लैटिस से इंटरेक्ट करता है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द लैटिस एंड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन, यानी कि यहां से जब वो लैटिस को अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो ये इंटरेक्शन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। दिस इंटरेक्शन इज इंटरमीडिएटेड बाय स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन and the crystalline lattice to establish the relaxation mechanism is not a direct process. This process is intermediated by spin orbit coupling. ठीक है, अब देखिए हम क्या कहेंगे, अब एक्सेस एनर्जी को लैटिस को लूज करना है तो एक्सेस एनर्जी लैटिस के पास कब जा सकती है, जब वो एक्सेस एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो उस लैटिस के पॉसिबल जो फोनॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। क्योंकि क्रिस्टल लैटिस है और आप लास्ट सिलेबस में पढ़े थे सीएमपी में कि जो क्रिस्टलाइन लैटिस की जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। द सम specific frequency modes of phonon are possible in the crystalline lattice. Crystalline lattice की जो एनर्जी है वो quantized है in terms of quanta of vibrational energy which are known as phonons. तो जब इनकी जो एनर्जी है वो क्रिस्टल लैटिस के किसी पॉसिबल फोनोन मोड की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तभी ये एनर्जी लूज कर सकता है। एक बात तो ये याद रखिएगा। तो अब कहता है कि जो ये एनर्जी लूज कर रहा है ये डायरेक्टली फोटोन को नहीं दे रहा है। इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इंटरेक्शन ऐसे हो रहा है कि लैटिस प्रेजेंट है हमारे पास,
तो जो भी इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं, लैटिस उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगी, लैटिस उसके ऊपर क्या लगाएगी भाई, लैटिस उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करेगी। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, समझ रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हमारे पास आएगी। आप एएमपी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है आपका, आप में उसमें आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पढ़ा होगा। आपको कोई भी एक स्टेट दिया जाता था और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के थ्रू आपको एल और एस की कपलिंग होती थी, उसके थ्रू आपको उसको डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स अगर आपने निकाले हो, जो 1s1/2, 1d3/2, 2d3/2, 2d5/2, 2p5/2 करके इस तरीके से आते थे। तो ये अभी उसकी बात कर रहा है कि जो लैटिस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से आपके पास क्या आता है, आपके पास एक नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ध्यान रखिएगा, लैटिस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से क्या है, आपके पास एक नेट मैग्नेटिक ऑर्बिटल मूवमेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए जो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चे आपका, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अब किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमारे पास पड़ा हुआ है, ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो इसीलिए ये कह रहा है वी हैव एन orbital magnetic movement and we have a spin magnetic movement due to which is due to the electron in excited state. So both they will interact. When orbital and spin motion interact, then this interaction is termed as क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हम इसको बोलते हैं। तो देखिए ऑर्बिट कपलिंग किसकी वजह से आई, लैटिस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से आई, और उस ऑर्बिटल कपलिंग ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, स्पिन के साथ इंटरेक्ट किया। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली लैटिस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किससे इंटरेक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन से इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा कि लैटिस जो है वो वाइब्रेट करती रहती है ऑलवेज। ऑन एन आइडियल केस हम उसको मानते हैं कि वो रिलैक्स होती है, वो रेस्ट स्टेट में होती है, लेकिन ड्यू टू थर्मल ड्यू टू रूम टेम्परेचर की वहां पे थर्मल मोशन प्रेजेंट होता है। तो अगर लैटिस वाइब्रेट कर रही है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारा, वो भी एक तरीके से क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये फ्लक्चुएट करता है तो हमारे पास क्या होगा कि as a result of this, of which due to crystalline field variation, और ये crystalline field variation किसकी वजह से आया है, due to vibrating lattice। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि as a result of this fluctuating electrostatic field, the residual orbital magnetic field acting on the spin, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन पे काम कर रहा है, क्या, रेजिडुअल ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड is effectively modulated by all the vibrational modes in the region 3 to 30 gigahertz। तो कहता है कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इंटरेक्शन कर रहा है स्पिन के साथ, तो अब ये कहता है कि जो इनके जो इंटरेक्शन की एनर्जी है वो इंटरेक्शन की एनर्जी मॉड्यूलेट हो जाएगी, यानी कि वो इंटरेक्शन की एनर्जी वही पॉसिबल है हमारे पास जो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज में पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो लैटिस के फोनोन के साथ इंटरेक्शन करना है हमको, तो अब ये कहता है कि अब ये जो इंटरेक्शन की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं किसका इंटरेक्शन है, लैटिस का और स्पिन का इंटरेक्शन है। तो कहता है ये जो इंटरेक्शन की एनर्जी है अगर 3 से 30 किलो हर्ट्ज तक है तभी एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास होगा, यानी कि 3 से 30 किलो हर्ट्ज से, इसका मतलब ऐसा फोनोन लैटिस का पॉसिबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तभी तो वो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। ये बात इसके अंदर आपको कही गई है। अब ये कहता है that the probability that a magnetic spin transition will be induced by such a modulated at resonance frequency, अब ये कहता है कि ऐसा
प्रोबेबिलिटी की स्पिन ट्रांजिशन अक्कर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ था वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो कहता है इस ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, और ये ट्रांजिशन किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है बच्चे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये किसको लूज करेगा अपनी एनर्जी, इनडायरेक्टली फोनोन को यूज करेगा। और उस फोनोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी का इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया हुआ है उसका रेडियो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का। तो अब ये कहता है कि ये जो ट्रांजिशन अक्कर होता है ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अक्कर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी लूज हुई है वाइब्रेशन को, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी कि जो रेडियो वेव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी उसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर का फोनोन आपका क्या किया गया है, लैटिस को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कहता है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल ऑर्बिटल कंपोनेंट ऑफ रेसिडुअल ऑर्बिटल फील्ड कंपोनेंट दैट आर ट्रांसफर्स टू बी। ये कहता है कि यहां से यहां ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है ये किसके परपेंडिकुलर, ये किसके प्रोपोर्शनल है, जो अपना बी ऑर्बिटल आता है ना, उस बी ऑर्बिटल का वो कंपोनेंट जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी बी ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड आया है उस बी ऑर्बिटल के उस कंपोनेंट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट मी चेक, स्क्वायर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बी ऑर्बिटल का वो कंपोनेंट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, यानी कि उससे 90 डिग्री पे जो। ठीक है, अब ये कहता है कि ये तो थी जनरल, अब ये कह रहा है कि यहां से यहां तक आने में जो ये फोनोन को एनर्जी लूज कर रहा है ना, फोनोन के रूप में एनर्जी लूज कर रहा है, अब ये कह रहा है कि ये भी 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये तो स्पिन लैटिस इंटरेक्शन है। आप कह रहा है कि जो लैटिस को जो एनर्जी लूज करने के मेथड है वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोसेस और बैक प्रोसेस एंड रमन प्रोसेस। ठीक है, ये किसके टाइप है, ये स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस, स्पिन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म जो है, जो स्पिन अपनी एनर्जी लैटिस को लूज करता है वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू लूज कर सकता है। दैट इज वन इज डायरेक्ट प्रोसेस, रमन प्रोसेस एंड और बैक प्रोसेस। अच्छा देखिए, एक बात और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज T1 जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज करता है तो आपका T1 क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम को लॉन्गिट्यूडनल टाइम बोलते हैं और T1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोबारा से कि अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो जो आपका T1 है बेटा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करता है, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट डिक्रीज इन लैटिस वाइब्रेशन, डिक्रीज इन लैटिस वाइब्रेशन। तो बेटा अगर लैटिस वाइब्रेशन में डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ फ्रीक्वेंसी मोड्स ऐसे हैं जो अब पहले थे जो अब प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पिन अपनी एनर्जी लैटिस के साथ लूज करेगा तो उसका जो इंटरेक्शन है वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि लैटिस का जो वाइब्रेशन है वो अब क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर। तो अब अगर स्पिन के लैटिस के साथ इंटरेक्शन करने के जो वेज हैं, जो पॉसिबल मोड्स थे, उनको अगर हमने कम कर दिया है तो ऑब्वियसली जो इंटरेक्शन का टाइम है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो स्पिन है वो अपनी एनर्जी किसको लूज कर सके, लैटिस को लूज कर सके। बोलो बेटा।